गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नंदिनी सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 6/4 के करंट अफेयर। और सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के अपने मॉर्निंग थॉट के बारे में। और आजकल जैसा कि आप सबको पता है, हम स्वामी विवेकानंद जी के थॉट को लेकर बात करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम स्वामी विवेकानंद जी की एक विचारधारा को लेकर आए हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। यानी जो आपकी आत्मा है, जो आपका मन है, वो जो तुम्हें सिखा सकती है, जो हमें शिक्षा दे सकती है, वो चीज, वो बात हमें दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी शिक्षक या कोई भी बुक नहीं सिखा सकती है। इसी विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। सबसे पहली हम बात कर रहे हैं विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी एक इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के बारे में, जो हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इसके लिए जो इसके पीछे की जो थीम है वो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम सबको अच्छे से पता है कि 1896 में एथेंस में आधुनिक युग के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो स्टार्ट किए गए थे। तो उसी ओलंपिक खेलों के जो ये स्टार्ट किए गए थे, उनकी याद में ही 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा करी गई थी 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और पहली बार 6 अप्रैल 2014 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ये जो डे है उसको सेलिब्रेट करा गया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी 5 अप्रैल को मनाया गया है, जिसका मोटिव है, जिसका उद्देश्य है पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देना, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देना। इस बार की जो थीम है 2023 की, वो क्या है? बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अच्छा, अब इसके बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं, कब इसको स्टार्ट किया गया, वो सब बातें अब हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस की घोषणा किसके द्वारा करी गई थी? तो फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव के द्वारा करी गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र में शुरू किया गया था, है ना। और साथ में इसका जो उद्देश्य है वो पूरे विश्व में शांति, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये जो संस्था है, यानी फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव, ये जो संस्था है वो एक गैर सरकारी संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र में शुरू करी गई थी। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2019 में इसकी स्थापना करी गई थी, इस संगठन की। और इस संगठन के द्वारा ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 73rd नंबर का जो उसका सत्र था, उसमें ये बताया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाएंगे हर साल। अच्छा, इस बार की जो थीम क्या है 2023 की? तो बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है, और हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास होती है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में जानने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना करी गई थी, हम सबको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, उसके बाद में पूरी दुनिया में शांति को बनाए रखने के लिए और विकास को बनाए रखने के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र का जब गठन किया गया था, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्राथमिक अंगों का भी गठन किया गया था, जिसमें से एक प्रमुख अंग के रूप में है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो अध्याय 4th है, उसके तहत हम देख सकते हैं महासभा के जो संरचना है, उसके कार्य, उसकी शक्तियां और उसकी प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा लिखी हुई है, जो हम देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर 4th में। ठीक है। और साथ में मैं ये भी बता दूं आपको कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को स्थापित किया गया था, जो स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर, संवाद के ऊपर बात करती है। यानी पूरी दुनिया के देश शामिल होते हैं इसमें, संवाद करते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान भी करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मुख्यालय हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिलेगा। इसका संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र है। और साथ में इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1945 को करी गई थी। इस प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो सिसाबा कोरोसी जी हैं।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के लिए आर एस सोधी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है वो ईशा अंबानी के द्वारा नेतृत्व करने वाली एक कंपनी है जिसके लिए किसको नियुक्त किया गया है? आर एस सोधी को। आर एस सोधी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। आर एस सोधी कौन है? तो गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी हैं आर एस सोधी जी, और अब ये भर्ती हो गए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बनारसी पान के बारे में जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, 3 अप्रैल को बनारसी पान को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग है वो दिया गया है। और इसके साथ साथ में जो बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर भंटा, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में या रीजनल लैंग्वेज में भंटा, जिसको हम ब्रिंजल भी कहते हैं या बैगन कहते हैं, और साथ में ही अदम चीनी चावल या अदम चीनी राइस को जीआई टैग मिला है। आगे हम जीआई टैग के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है जीआई टैग। साथ में ही छत्तीसगढ़ का जो एक चावल है, बहुत ही सुगंधित चावल है जिसका नाम है नागरी दुबराज, उसको भी भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने से इस ब्रांड की पहचान हो गई है। और इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश का जो मुरैना और रीवा आम है उसको भी जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग मिलने से क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट है इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उसके बाजार में इन उत्पादों की एक नई पहचान मिलेगी और उसकी डिमांड बढ़ जाती है जीआई टैग मिलने के बाद में। भौगोलिक संकेत या जीआई टैग को देखते हैं क्या है। हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, इस पर्टिकुलर स्टेट या रीजन का कोई प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दे दिया गया है। तो जीआई टैग का मतलब ही ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की पहचान है वो वस्तु, और वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे कृषि से रिलेटेड हो सकती है, हस्तशिल्प से यानी क्राफ्ट से रिलेटेड कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है, कोई पेय पदार्थ हो सकता है, या कोई औद्योगिक उत्पाद हो सकता है जिससे उस पर्टिकुलर एरिया की पहचान मिलती है ना। तो भौगोलिक संकेत की स्थापना कब करी गई थी? तो 15 सितंबर 2003 को करी गई थी। और सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है भारत का जिसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, तो वो है दार्जिलिंग की चाय, जिसको 2004 और 5 के लिए जीआई टैग मिला था सबसे पहले। अभी तक भारत में 300 से अधिक भौगोलिक संकेत है, यानी 300 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला हुआ है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जीआई टैग है वो स्पेशली एक तरीके से उस प्रोडक्ट का और उस एरिया को विख्यात बनाता है, उसका विकास के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के विकास के लिए, और उस पर्टिकुलर एरिया की पहचान बताता है राष्ट्रीय और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। भारत में जो जीआई टैग का पंजीकरण और संरक्षण किया जाता है वो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद सितंबर 2003 से इसको प्रभावी कर दिया गया था। यानी जो भौगोलिक संकेत होगा जिस भी वस्तु का, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है ना। और किसके तहत? जो भारतीय जीआई टैग यानी भारतीय जो भौगोलिक संकेत है जीआई टैग है उसके तहत। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत। और इससे रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो भारत का जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है वो कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिक्की के बारे में। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो इसका जो लेडीज वाला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है कौन? सुधा शिव कुमार। और ये 40वें नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी किसकी? एफएलओ की, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। और इनकी नियुक्ति की घोषणा कब करी गई है? तो ये 3 अप्रैल को करी गई है। पेशे से ये एक वकील है और एक निवेश बैंकर है।
FLO के बारे में बात करें तो ये फिक्की के अंडर ही काम करने वाली एक संस्था है जो स्पेशली महिला शाखा है ये, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा है, और जो भारत में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, जिसकी स्थापना कब करी गई थी, 1927 को करी गई थी, और स्पेशली महिला संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को दिखाना है इस प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन का काम, है ना, और एक ही गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सरकार ने 1.8 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को स्वीकृत किया है, और इसकी बात किसने कही है वो सारी डिटेलिंग हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों में देख रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया करें प्रयास पाएं विकास, इस लोगों के साथ में स्टैंड अप इंडिया काम करती है। स्टैंड अप इंडिया योजना की 7वीं वर्षगांठ थी। उस अवसर पर जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा ये बात बोला गया कि 1.8 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ने योजना के तहत ऋण प्राप्त किया है। और स्पेशली ये जो योजना चलाई गई है वो इकोसिस्टम पर आधारित है, यानी बैंकों को या जो बैंक की शाखाएं हैं उनको ये बोला गया है कि वो ऐसे ऋण प्रदान करे जिससे कि इकोसिस्टम से रिलेटेड उद्योगों का या ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित हो सके और उसके लिए एक वातावरण क्रिएट किया जा सके। तो इसके लिए ये योजना चलाई गई थी, स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसकी 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये बात बताई है। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है, तो स्पेशली 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च करी गई थी, जिसका मेन फोकस ही ये था कि जो बैंक शाखाएं या जो बैंक है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को या महिलाओं को ऋण प्रदान करे जिससे कि वो ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित कर पाए। ग्रीन फील्ड उद्यम का मतलब ये होता है कि इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे उद्यम स्थापित कर पाए। और साथ ही जो राष्ट्रीय मिशन का तीसरा स्तंभ पर आधारित है, जिसका नाम क्या है, फंडिंग द अनफंडेड। फंडिंग द अनफंडेड यानी उन लोगों को फंड देना जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास वित्तीय सुविधाएं नहीं है, उनके लिए एक वातावरण क्रिएट करना, माहौल क्रिएट करना और ग्रीन फील्ड उद्यम को बढ़ावा देना स्टैंड अप इंडिया करें प्रयास पाएं विकास का मेन मोटिव है। नेक्स्ट हम बात करें डीबीएस बैंक इंडिया ने क्या करा है, डीजी पोर्टफोलियो शुरू करा है ना। और किस बैंक ने स्टार्ट करा है, डीजी पोर्टफोलियो, तो डीबीएस बैंक इंडिया ने स्टार्ट करा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य यह है कि नई टेक्नोलॉजी आधुनिक तकनीकों जैसे डेटा और एआई के माध्यम से लोगों को डिजिटली सेवाएं प्रदान करना, और साथ ही इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो मेन काम किया जाएगा, जो मेन फोकस है जिस काम पर वो देख लेते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको म्यूचुअल फंड के तैयार मिड बास्केट में पैसा लगाने के लिए एक आसानी से उपयोग करने वाला एक स्टॉप समाधान प्रदान करना है डीबीएस बैंक इंडिया के तहत डीजी पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली में 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई, यानी 7th इंडिया जापान डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हैज बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 5 अप्रैल को ऐसा करा है। भारत के जो रक्षा सचिव हैं श्री गिरधर अरमाने और जापान के जो अंतर्राष्ट्रीय मामले के रक्षा मंत्री हैं श्री ओका मसामी, वो शामिल हुए हैं इसमें। और स्पेशली जो बात करी गई है वो रक्षा उपकरणों के बारे में, सुरक्षा के बारे में, साइबर सुरक्षा के बारे में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रक्षा विभाग से संबंधित हैं, पॉलिसी से रिलेट करते हैं, उन पर बात करी गई है इन दोनों देशों के बीच में। जापान के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि जापान का आप मैप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको एरिया, वो सारा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, स्पेशली जो वेस्टर्न प्रशांत महासागर है उसका क्षेत्र है। ठीक है, और जापान हम सबको पता है कि एशिया में आता है। तो जब एशिया का मैप आप देखेंगे और पूर्वी एशिया का मैप देखेंगे तो वहां पर आपको जापान देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जापान कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जो प्रमुख रूप से 4 प्रमुख द्वीप हैं जिनसे जापान मिलकर बना है। उनके नाम देख लेते हैं क्या है, तो होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। जैसा कि आपको नाम भी दिख रहा है, लिखा हुआ है। और होन्शु होन्शु देखिए
जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ना। और यहाँ का सबसे ऊंचा जो माउंट है, सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कौन सा है? तो फुजी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है या माउंटेन है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन वाला देश है। यानी जो इकोनॉमिकल कंडीशन दुनिया में अगर लिस्टेड करें तो तीसरे नंबर पर आती है जापान की इकोनॉमिकल कंडीशन या यहाँ वहाँ की अर्थव्यवस्था। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा जी हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में, जिसने 200 सेकंड की अवधि के लिए अपने 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन का परीक्षण किया है 4 अप्रैल को नागपुर में, है ना। और इसके पहले इसने धवन 1 का परीक्षण कर लिया था 2021 में नवंबर में। और इसने जो है विक्रम एस को लॉन्च भी करा है, यानी विक्रम एस नाम का रॉकेट है, इसको लॉन्च करा गया था इस कंपनी के द्वारा, स्काई रूट के द्वारा, नवंबर 2022 में। और ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा है। और अब ये विक्रम द्वितीय नाम का रॉकेट भी भेजने वाली है, एक जो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करेगा, है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन श्रृंखला है, इसका नाम हमारे जो प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सतीश धवन जी, उनके नाम पर रखा जाएगा। In Nagpur, private space vehicle company Skyroot Aerospace test fired its 3D printed Dhawan 2 engine for a duration of 200 seconds on 4th April. ओके है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कहा है, 4 अप्रैल को उन्होंने एक समीक्षा बैठक करी और उसमें बोला कि स्वायत्त आयोग की स्थापना करी जाएगी और उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। ये जो स्वायत्त आयोग है वो क्या करेगा? वो जो है शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड काम करेगा, है ना। और स्पेशली यानी द यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश में जो भी टीचर्स सेलेक्ट होते हैं उनका सिलेक्शन इस आयोग के तहत किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 12 पैरा शटलरों के लिए खेल मंत्रालय ने वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है। यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अप्रूव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर 12 पैरा शटलर्स। जो ये पैरा शटलर्स हैं, 12 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल यानी एमओसी के तहत, जो आगामी ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं, है ना। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 2023 के लिए जो पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहा है, उसका एक भाग है ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। और इसी के तहत ही जो भी पार्टिसिपेट हैं, जो भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है खेल मंत्रालय। किसके तहत कर रहा है? तो टॉप्स के तहत ये फंडिंग करी जाएगी। टॉप्स का मतलब क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके तहत खिलाड़ियों की मदद की जाएगी और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उनको भी फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी। अच्छा, इस हेल्प में क्या क्या चीजें आएंगी? तो स्पेशली जो कुछ भी खर्चा आएगा खेल में, फीस से लेकर, प्रवेश फीस से लेकर, बीमा लागत, वीजा, यात्रा, जो भी उनका खर्चा है वो सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। टॉप्स पैरा शटलर्स हु विल बी कवर्ड अंडर दिस आर प्रमोद भागवत, मानसी जोशी, कृष्णा नागर, सुकांत कदम, नीतीश कुमार जैसे जो हमारे 12 शटलर्स हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियल हेल्प करी जा रही है खेल मंत्रालय की तरफ से। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के बारे में बात करते हैं, यानी टॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, ये जो योजना है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत कार्यक्रम के रूप में चलाया गया था। यानी एक कार्यक्रम है जो जुलाई 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष के आधार पर जिसका निर्माण किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ओलंपिक जीत कर लाना, यानी हम अपने खिलाड़ियों को किस तरीके से प्रोत्साहित करें, उनको किस तरीके से सुविधाएं दें कि 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं और 2028 में जो लॉस एंजल्स में पदक लाने की जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो हमने देख ली है, उसके लिए हम किस तरीके से जो खेल मंत्रालय है वो सहायता कर सकता है। तो इसके लिए जो भी कोष है, जो भी फंडिंग है वो दी जाएगी
और इसी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स, ठीक है ना। और टारगेट क्या रखा गया है, 2024 का ओलंपिक और 2028 का ओलंपिक, और इसमें जो एक पेरिस में होने वाला है और दूसरा एक होने वाला है लॉस एंजल्स में। तो वो खिलाड़ी जो कैपेबल हैं, जो खेल सकते हैं, जो पदक ला सकते हैं, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना टॉप्स का मोटिव है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नाडा के बारे में, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है, जिसने हमारी जो एक वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है संजीता चानू, उन पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। संजीता चानू के बारे में बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 2 बार पदक जीते हैं। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि गुजरात में जब राष्ट्रीय खेल हो रहे थे सितंबर अक्टूबर 2022 में, तो उस समय जो वाडा यानी विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा प्रतिबंधित जो दवाएं हैं, उनके कुछ अंश इनके अंदर पाए गए थे। जैसे वो क्या कौन कौन सी दवाएं हैं वो देख लेते हैं। तो ड्रोस्टानोलोन और एक एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड की मौजूदगी का पता चला था, जिसकी वजह से नाडा ने इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। किसको, संजीता चानू को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में, जिसको 4 अप्रैल को नई दिल्ली में जारी किया गया है। और स्पेशली इसमें भारत के जो भी स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जो भी न्यायालय से रिलेटेड काम है वो सारे इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें रैंकिंग भी प्रदान करी गई है न्यायालयों को, है ना। और इसके पैरामीटर्स क्या है, यानी कौन से बेस हैं जिस पर ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। तो वो बेस है पुलिस, न्यायतंत्र, जेल, कानूनी सहायता। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, इसकी इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करी गई थी। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। और अभी जो 2022 की रिपोर्ट है, ये इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है ना। और रिपोर्ट के आकर्षण देख लेते हैं, यानी रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या जो जिला न्यायालय होते हैं, उनकी तुलना में जो हाई कोर्ट है स्टेट के, उन्होंने ज्यादा काम किया है, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि केरल और उड़ीसा के जो उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मामलों का निपटान किया है। और राजस्थान और बॉम्बे के जो न्यायालय हैं, उन्होंने सबसे कम मामलों का निपटान किया है न्यायालय से रिलेटेड या न्याय से रिलेटेड। अच्छा, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी करी गई है, इसमें न्यायाधीशों की कमी के ऊपर भी फोकस किया गया है। और ये बताया गया है कि दिसंबर 2022 तक जो स्वीकृत पद थे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के, वो पद थे 1108, और जिसमें भरे कितने गए हैं, यानी जो पद फील्ड है वो कितने हैं, तो 778 न्यायाधीश ही उपस्थित हैं। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है या जो जिला न्यायालय है, वहां पर 24,631 स्वीकृत पद हैं, और भरे गए न्यायाधीशों के पद कितने हैं, तो 19,288 न्यायाधीशों के पद ही भरे गए हैं। बढ़ती हुई पेंडेंसी के बारे में बात करते हैं, यानी जो ये रिपोर्ट जारी करी गई है उसमें ये भी देखा गया है कि कौन से स्टेट में या कौन से न्यायालय में कितने साल के जो मामले हैं वो पेंडिंग है। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आया है, उत्तर प्रदेश का नाम आया है, जहां पर ये देखा गया कि जो 11 साल से ऊपर के मामले पेंडिंग है। पश्चिम बंगाल में 9 साल से ऊपर के मामले पेंडिंग है, त्रिपुरा में सबसे कम 1 वर्ष के, सिक्किम में 1.9 वर्ष के, और मेघालय में 2.1 वर्ष के जो मामले हैं वो पेंडिंग है। राज्यों के प्रदर्शन को भी देखा गया है यहाँ पर। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कर्नाटक है वो पहले स्थान पर है, यानी कर्नाटक ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और पहले स्थान पर है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि राज्यों के न्यायालयों को रैंकिंग भी प्रदान की गई है। तो फर्स्ट नंबर कर्नाटका, सेकंड नंबर तमिलनाडु और थर्ड नंबर तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश का नाम किस में आता है, किस नंबर पर आता है, तो उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है, जो सबसे नीचे है ना। इसके अलावा जो सबसे कम आबादी के हमारे स्टेट हैं उनके ऊपर भी फोकस किया गया। तो ये बोला गया कि सिक्किम सबसे कम आबादी वाला है और 7 छोटे राज्यों की सूची में सबसे पहले स्थान पर है, यानी सिक्किम सबसे छोटे राज्यों के हिसाब से, सबसे कम जनसंख्या वाले आबादी के हिसाब से पहले स्थान पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है और 7वें नंबर पर कौन आता है, गोवा आता है।
जैसा कि आप सबको पता है कि कंटेंट या मटेरियल हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देख सकते हैं हमारी कोशिश है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आकर बना सकते हैं। और साथ ही आप हमारी, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उस पर हम सब कुछ शेयर कर देते हैं, जो भी कंटेंट या मटेरियल है उसको शेयर कर दिया जाता है। तो वहां पर जाकर आप अपने नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम का चैनल विजिट कर सकते हैं। इजराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? तो ऑफेक 13 एक जासूसी सैटेलाइट है जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है 5 अप्रैल को इजराइल के द्वारा। और स्पेशली इस सैटेलाइट के माध्यम से इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया जो क्षमताएं हैं वो प्रदान करा जाएगा ओफेक 13 के माध्यम से। और इसको ओफेक 13 को जो इजराइल का एयरबेस है पॉलमॉकिम उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एयरबेस का नाम क्या है? पॉलमॉकिम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पत्रकार से लेखक बने हैं जिनका नाम है पीयूष बबेले। इनकी एक बुक है, हिंदी पुस्तक है जिसका नाम है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। ये पुस्तक लिखी गई है और इसको 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था उससे रिलेटेड बहुत सारे सोर्सेस से ये बुक लिखी गई है। और साथ में डॉक्टर अंबेडकर की जो बुक है पाकिस्तान या भारत का विभाजन, इससे सोर्सेज लिए गए हैं और इस बुक को कंप्लीट करी गई है। स्पेशली जो इस बुक का उद्देश्य है या एम है वो क्या है? तो जो दक्षिणपंथी या हिंदू दक्षिणपंथी के द्वारा जो फैलाया गया भ्रम है कि विभाजन की प्रमुख वजह महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जिम्मेदार थे उस विभाजन के लिए, उस सोच को दूर करना है। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में स्थित जेनुइन पब्लिकेशंस एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन प्रकाशन किया गया है, जिसका नाम क्या है? गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, जो लिखी गई है पीयूष बबेले से। अब हम बात कर रहे हैं सैन फ्रांसिस्को ड्रैग कलाकार हेक्लिना के बारे में, जिनका 4 अप्रैल को लंदन में निधन हो गया। इनका असली नाम स्टीफन ग्रिजेल्को था। 1996 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को ड्रैग समुदाय की एक सदस्य बनी थी और साप्ताहिक श्रृंखला चल रही थी जिसका नाम था मदर, उसकी मेजबानी कर रही थी और काफी ज्यादा फेमस हो रही थी। इनके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में ही 2015 में एक समुदाय जिसका नाम था LGBTQ, इसकी स्थापना करी गई थी, इसका एक केंद्र खोला गया था। LGBT जो समुदाय है वो स्पेशली लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर या क्विर के लिए काम करता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता हुआ संगठन है ये। ओके, एसजीबी कम्युनिटी के बारे में बात की गई है और यहाँ पर ब्रीफ डिटेलिंग दी गई है सैन फ्रांसिस्को ड्रैग कलाकार हेक्लिना के बारे में। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आप सबको पता है कि कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है आपकी सुविधा के अनुसार, तो टेलीग्राम के लिंक पर है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ लाइक करिए और धीरे धीरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके साथ के और आपके विश्वास की, दोनों की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर मैं कल मिलूंगी डेली करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।